Hello and welcome to the Knowledge Source. So, Singapore has once again the top the foreign direct investment source for India in the financial year 2020. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे सिंगापुर जो वंस अगेन जो फाइनेंशियल ईयर जो अगर 2020 के बारे में बात करें तो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर एक कंट्री बन के उभरा है जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसने इंडिया में किया है। इसके बाद इस सेशन में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों क्या रीजन्स हैं ऐसे जो कंट्रीज़ लाइक छोटे कंट्रीज जो हैं जैसे सिंगापुर हो गया, मॉरिशस हो गया, ये कंट्रीज जो हैं सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इंडिया में। क्या रीजन्स है इसके पीछे, तो ये सब कुछ हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल whose link is being given in the description and don't forget to subscribe our YouTube channel also। सो अगर मैं बात करूँ सिंगापुर जो है अभी रिसेंटली 2020 की जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें वंस अगेन ही इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द एफडीआई इन इंडिया विद द मैमथ अमाउंट ऑफ 14.67 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो इसके बाद अगर हम बात करें टोटल एफडीआई जो इंडिया में है वो रीजनल इन्वेस्टमेंट अगर हम री इन्वेस्टेड के बारे में बात करें तो कैपिटल और लास्ट अगर फिजिकल ग्रीव जो है अगर उसको हम देखें तो 18% ये इंक्रीज हुआ है। कैपिटल अगर हम देखें जहाँ पे 18% तक इंक्रीज हुआ है जो कि टोटल अमाउंट है अराउंड 73.45 यूएस बिलियन डॉलर, जो कि लास्ट ईयर अगर हम देखें 2018-19 की जो वेरिएंट देखें तो उसमें हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट था अगर टोटल इंडिया के बारे में बात करें पूरे कंट्रीज से मिला के तो उसमें 62 बिलियन था। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं आउट ऑफ द 73.45 बिलियन विच इज इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 Singapore is contributing with the largest number of the FDI which is 14.67 billion investments dollar। सो अगर हम बात करें एफडीआई और एफपीआई में बहुत सारी ये टर्म्स आप बहुत बार पढ़ते होंगे कि क्या डिफरेंस है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इन दो मीनिंग्स आज हम ये भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें एफडीआई के तो एफडीआई का जो पर्पस होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है। अगर एफपीआई के बारे में बात करें तो ये जनरली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होता है। इसके बाद हम देखें इन्वेस्टमेंट जो है एफडीआई के अंदर होती है वो जनरली फिजिकल कंस्ट्रक्शंस फिजिकल एसेट्स बनाने में होती है, जैसे रोड्स ब्रिजेस जो भी बिल्डिंग्स हो गए ये सब सारे आ जाएंगे एफडीआई के अंदर। वहीं अगर एफपीआई के अंदर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो होता है जनरली फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर होता है, जैसे कि शेयर्स खरीद लेना, बॉन्ड्स खरीद लेना, तो ये सब चीजें हो गए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसके बाद अगर हम एफडीआई का मेजर पर्पस क्या होता है कि जो एंटरप्राइज कैपेसिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल है उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं अगर एफडीआई के बगैर अगर आती है इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर जाती है। वहीं अगर हम एफपीआई का एम देखें तो ये जनरली होता है कैपिटल एबिलिटी प्रोवाइड करना, यानी कि जो मनी सिस्टम है वो इंडिया में आए, तो ये एफपीआई का मतलब होता है। एफडीआई जो है इससे अगर हम देखें इसमें क्या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, एक्सेस टू मार्केट मैनेजमेंट इनपुट्स होता है, तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो कि एफडीआई के अंदर आता है। वहीं अगर एफपीआई की अगर हम बात करें तो ये जनरली कैपिटल इनफ्लो से डील करता है और जो भी मनी रिलेटेड सिस्टम्स या मनी कितने आए बाहर गए कौन शेयर खरीदा तो ये सब सिस्टम से डील करता है। वहीं अगर हम बात करें एफडीआई के बारे में तो ये प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है और एफपीआई जो है वो सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसके बाद एंट्री और एग्जिट जो होता है एफडीआई का वो रिलेटिवली हार्डर होता है। क्यों? क्योंकि आप रोड्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो आप अगर एक बिल्डिंग्स बना रहे हैं अगर सपोज फर्स्ट ईयर बनाए सेकंड ईयर आप एग्जिट नहीं कर सकते हो तो ये रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। वहीं अगर हम एफपीआई के बारे में बात करें तो ये जनरली मनी से रिलेटेड है और जो भी शेयर्स हो गया बॉन्ड्स हो गया तो इससे पैसे निकालना अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आसान होता है। इसके बाद जो एफडीआई की जो एलिजिबल अगर हम देखें तो ये प्रॉफिट्स जो है कंपनी के लिए ये प्रॉफिट प्रोवाइड करता है और इसमें अगर हम देखें एफपीआई में तो ये कैपिटल गेन प्रोवाइड कराता है। इसके बाद अगर हम देखें एफडीआई जो है जनरली स्पेकुलेटिव होता है, यानी समझ जाइए कि अगर सपोज इंडिया में जो कोरोना वायरस की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई तो इससे क्या होगा कि जो भी इन्वेस्टर्स होंगे वहाँ पे अपने पैसे निकालने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो एफपीआई है इसको हम बोल सकते हैं मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स के साथ खुद को एडजस्ट करता है, इसलिए ये स्पेकुलेटिव होता है, यानी कि मार्केट के अकॉर्डिंग नीड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। वहीं एफडीआई जो है इसका कोई रिलेटेड नहीं है मार्केट से। इसके बाद अगर हम देखें कि जो एफडीआई होता है जो एम्प्लॉयमेंट लेबर कंट्रीब्यूट करता है इसमें, क्योंकि आप रोड्स कंस्ट्रक्शन कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसमें जनरली क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड होती हैं। वहीं एफपीआई की अगर बात करें तो कोई भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड या फिर वेजेस से रिलेटेड ये कोई एक्टिविटीज में ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो अगर हम बात करें अभी
पूरे जो अगर सिंगापुर से किस तरीके का एफडीआई आया है, तो देखिए इसमें इनफ्लोज अगर हम देखें 2015 से 2019-20 की जो ग्राफ आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली लगभग इंक्रीज हो रही है इंडिया की, इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो अगर हम देखें एफडीआई की वो इंक्रीज टोटल हो रही है। इसमें हम देखें सिंगापुर जो है वो टॉप, जैसा मैंने आपको बताया कि टॉप सोर्स है कंट्रीब्यूटर विद द 14.67 बिलियन डॉलर। अगर हम स्टेट वाइज कंपेयर करें तो महाराष्ट्र जो है हाईएस्ट एफडीआई है, जिसको मिला है अक्टूबर से मार्च के बीच में फाइनेंशियल ईयर 2020 में। फिर इस अगर हम देखें कि कौन कौन से ऐसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई हैं, अगर हम कौन कंट्री वाइज में इंडिया के देखें तो आप देख सकते हैं 17-18 से लेके यहाँ पे आपको दिखा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 पे। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लू में है ये सिंगापुर है, वो विद द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स है और इसके बाद है यूएई। तो ये 3 कंट्रीज हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020 में हमें देखने को मिल रहा है विद द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। अगर हम देखें सेक्टर वाइज कौन कौन से सेक्टर्स में एफडीआई आए हैं, तो देखिए सबसे जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है वो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिस्टम्स हैं, जो कि अंदर उस एफडीआई के देखें हम तो टोटल वैल्यू अगर हम 100% में देखें तो 24.3% जो है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ एफडीआई सेक्टर ये अट्रैक्ट करता है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है 7.41%, सर्विस और फाइनेंशियल बैंकिंग आर&डी सेक्शन जो है 3.1, ट्रेडिंग जो है 2.1 और 1.2 है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन सा सेक्टर है इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड दैट विल बी कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिस्टम्स। ये बिलियंस में है, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्यों कंट्रीज लाइक सिंगापुर, जो कि एकदम सबसे स्मॉलेस्ट कंट्रीज में से हैं, ये लार्जेस्ट एफडीआई कंट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया में। देखिए सबसे अगर हम देखें सिंगापुर जो है इसके पास जो ईज ऑफ बिजनेस की अवेलेबिलिटी है, पॉलिसीज बनाती हैं, सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम है उनके पास, लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं। तो इनको अगर हम देखें जो भी बिजनेस की जो आउटपुट सिस्टम है वहां पे इनको किसी तरीके का रेगुलेशंस नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो भी ये प्राइवेट फर्म्स हैं वो बाहर के कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं। वहीं अगर इंडिया के अगर एंगल से देखें तो अभी इंडिया के ऑल्दो हमारे जो सेकेंड वेव में लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस हमें देखने को मिले, लेकिन जो भी कॉर्पोरेट टैक्स में हमें ईज आउट करने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, इसके बाद स्विफ्ट रिस्पॉन्स जो है कोविड-19 में, इसको हम कई हद तक रेगुलेट कर सके हैं। इंप्रेसिव मोबाइल और इंटरनेट पेनिट्रेशन है हमारे पीपुल्स के पास, टेक्नोलॉजी अपटेक है और प्राइमरी डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट, ये हमेशा से ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट का एक डेस्टिनेशन रहा है किसी भी कंट्री के लिए। तो इससे क्या होता है कि जब इस तरीके की अवेलेबिलिटी इंडिया अगर प्रोवाइड करती है तो कंट्रीज लाइक सिंगापुर, जो कि मेजर हम देखें मेजोरिटी ऑफ देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज लार्जली डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर इन्वेस्टिंग इन द अदर कंट्रीज। तो इससे क्या होता है कि सिंगापुर हो गया, मॉरिशस हो गया, ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ एफडीआई उभर के आते हैं, और स्पेशली अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें। So I really hope you guys have understood this whole concept. So that's it for today. Thank you as always.